Hello and welcome to Achievers 5 dear learners of IGNOU MS Psychology MPC 004 एडवांस्ड सोशल साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं। इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। आज की क्लास में हम एटीट्यूड के कुछ बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। मैंने आपको बताया था एटीट्यूड एक बड़ा टॉपिक है, तो जब टॉपिक बड़ा है तो उसको हमें पार्ट्स में कवर करना ही पड़ रहा है। प्रीवियस वीडियो में आप एटीट्यूड एंड बिलीफ के बीच के डिफरेंसेस को, रिलेशनशिप को समझ कर आए हैं। कुछ काफ़ी टाइम पूछा गया है, वैसे तो ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था, बाकी अगर किसी टॉपिक के संग जुड़ के ही आएगा, अलग से तो नहीं आएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके लिए टाइप्स ऑफ एटीट्यूड चेंज, और टाइप पर फोकस मत करिए। एटीट्यूड चेंज क्या होता है, जब आप समझ पाएंगे कि एटीट्यूड चेंज का कॉन्सेप्ट है क्या, तब आप उसके टाइप्स भी बता देंगे, कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं ये भी बता देंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट उस पर बेस्ड है थ्योरी कि कैसे किसी का एटीट्यूड हम चेंज कर सकते हैं। अब ये एक बड़ा ही कॉमन टॉपिक है। पहले तो मैं इसको समराइज कर दूं, क्योंकि मैं क्लास को एक टाइम फ्रेम में लेके चल रही हूँ, जितने में मेरी एफिशिएंसी है उसके हिसाब से। तो एटीट्यूड चेंज का क्या मतलब होता है, एटीट्यूड फॉर्म कैसे होते हैं, ये तो आपने समझा। एटीट्यूड फॉर्मेशन को भी आपने समझ लिया था प्रीवियस एक्सप्लेनेशन में कि एटीट्यूड फॉर्म कैसे होते हैं। अब एटीट्यूड चेंज कैसे होते हैं। कोई बना बनाया एटीट्यूड पहले से, यानी हमारा किसी चीज़ के टुवर्ड जो परसेप्शन है, बिलीफ है, उसको बदलना है। ओके, चाहे वो खुद के लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो। तो उसमें इन्फ्लुएंसर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पे मत चले जाइएगा, कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। आप भी बहुत सारे लोगों का माइंड जो है वो चेंज कर देते हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने एटीट्यूड का जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो मार्केटिंग वाला एक एग्जाम्पल दिया था। वो बात यहाँ पर आके ज़्यादा रिलेट होगी, क्योंकि किसी भी पर्सन के एटीट्यूड को बदलने में, उसके थॉट्स को चेंज करने में ये चीज़ बहुत काम आती है। एटीट्यूड चेंज करने का मतलब है कि पहले से जो एटीट्यूड एग्जिस्टेड है, मैं यहाँ से एक्सप्लेन करने लगी, मुझे क्लोजर आ जाना चाहिए। 36 पेज नंबर पर मैं बिल्कुल भूल गई, आपको समझाने में लगी। तो खैर, वहाँ से तो जो भी है टॉपिक तो यही चल रहा है। तो एटीट्यूड चेंज में हमें क्या करना है, किसी भी पर्सन के पहले से एग्जिस्ट एटीट्यूड को बदलने का काम करना होता है। और वो हम कैसे करते हैं। एटीट्यूड चेंज रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल्स एटीट्यूड टुवर्ड अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया और सिचुएशन इज मॉडिफाइड। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन का किसी चीज़ को लेके बहुत नेगेटिव एटीट्यूड हो और आप उसको पॉजिटिव करना चाहते हैं। एक अच्छे कॉज के लिए भी हो सकता है, मार्केटिंग के कॉज के लिए भी हो सकता है। मार्केटिंग का कॉज पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। मार्केटिंग का कॉज हो गया कि हमें ये करना ही है। अगर एक सेल्समैन से पूछिए कि अगर उसको इतनी सेल्स करनी है तो वो बाय होकर क्रोक उतनी करेगा, क्योंकि उसकी जॉब का सवाल होगा। तो वहाँ पे कुछ भी गलत या सही नहीं है। एटीट्यूड्स आर नॉट फिक्स्ड एंड मे चेंज ड्यू टू अ न्यू इन्फॉर्मेशन, परसुएसिव कम्युनिकेशन, सोशल इन्फ्लुएंस। बहुत सारी वजह होती हैं, बहुत सारी वजह होती है जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड बदल जाता है। हमारा कोई ऐसा ख़राब एक्सपीरियंस हो जाए, अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। बाकी किसी से हमारा कम्युनिकेशन होने पर, कोई सोशल इन्फ्लुएंस होने पर, तो भी हमारा एटीट्यूड बदल जाता है। जैसे एक बड़ा सिंपल एग्जांपल है, हमारे देश में सफाई को लेकर, वैसे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी इस पर, फिर भी कि सफाई को लेकर लोग उतना अवेयर पहले नहीं थे, लेकिन अब वो समझ पा रहे हैं। ये एटीट्यूड को बड़े लेवल पे चेंज लाने के लिए जिसने भी ये वर्क किया, आप जानते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सबसे ज़्यादा इसमें वर्क किया। तो लोगों का ये सोशल इन्फ्लुएंस का एग्जाम्पल हुआ कि लोगों ने एक दूसरे को देखकर ये सीखा कि हमें गंदगी नहीं करनी है, हमें क्लीनलीनेस, हाइजीन को मेंटेन करना है। तो ये क्या हुआ, एटीट्यूड में चेंज आया। जो लोग पहले लापरवाही से कूड़ा इधर से उधर फेंक देते थे, अब वो भी सोचते हैं, समझते हैं, नहीं फेंकते हैं। तो ये क्या है, एटीट्यूड को चेंज करना। अब कैसे एटीट्यूड चेंज होता है, टाइप की बात करें तो देख सकते हैं आप, कुछ कुछ रीजंस हैं, उनको समझेंगे जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि एटीट्यूड चेंज होता है, वो टाइप ऑफ एटीट्यूड चेंज में आते हैं। सबसे पहले एटीट्यूड चेंज का टाइप है कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब हम बाध्य हैं उस काम को करने के लिए, चाहे हमारा मन है या नहीं है। जैसे कोई अपनी जॉब में, ड्यूटी में किसी काम को कर रहा है क्योंकि उसको करना है, निपटाना है। अब ये नहीं पता कि वो कितने मन से या खुशी से कर रहा है। तो ऐसे में उस पर्सन को कोई ना कोई एक्सटर्नल प्रेशर, रिवॉर्ड, पनिशमेंट कुछ भी मिल रहा होता है, तो वो इंटरनल एक्सेप्टेंस के बिना इस काम को कर रहा है। मतलब कंप्लायंस का मतलब ये हो गया कि उसको अथॉरिटी ने कहा है तो उसको फॉलो करना है, सिंपल। इस तरीके का जो चेंज होता है वो अक्सर टेम्परेरी होता है, एटीट्यूड चेंज, क्योंकि वो अभी आपके कहने पे कर देगा, बाद में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने उसको बहुत सिखाया कि नहीं, हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, हम ऐसा करेंगे, हम देश बदल देंगे, हमें ऐसा करना चाहिए। वो आपकी बातें सुनता रहेगा, हमें हाँ मिलाएगा। तो आपको लग रहा है कि एटीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन जब वो उस फ्रेम से बाहर निकलेगा तो वो सोचेगा अरे हटो, जो हो गया हो गया। तो ये इस तरीके का जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि इंटरनल एक्सेप्टेंस इसमें कम होती है। ओके, आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, जब हम कोई भी ऐसा वर्क कर रहे होते हैं, कोई भी ऐसा एटीट्यूड हमारा चेंज होता है जो किसी रिस्पेक्टेड पर्सन या ग्रुप से जुड़ा होता है, तो ये डीपर हो जाता है। जैसे आप जिस भी पर्सन के बिलीवर होंगे, किसी पर्सन के बिलीवर का मतलब आप समझ रहे हैं, मैं यहाँ पे कुछ वैसे सेंस में नहीं कह रही हूँ।
मतलब किसी की भी बात से जब इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे हम सबकी लाइफ में कोई बड़े पर्सन को हमें नहीं लाना है, कोई भी ऐसा पर्सन है जो हमारे लिए बड़ा है फॉर सम रीजंस, उन्होंने लाइफ में कुछ अच्छा किया है, तो अगर उनकी बातें हैं तो हम वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हम उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं ऑलरेडी। जिनसे हम ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड हैं वहाँ हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी या उन्हें हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टीचर और स्टूडेंट का। जब स्टूडेंट जो होते हैं वो जिस टीचर को बहुत पसंद करते हैं तो वो एसोसिएशन बना लेते हैं, एसोसिएट करते हैं चीज़ों को, राइट। यहाँ पे जैसे देखिए स्टूडेंट का ही है, अ स्टूडेंट सपोर्ट्स फेमिनिज्म आफ्टर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अ फेवरेट टीचर और सेलिब्रिटी हु एडवोकेट जेंडर इक्वालिटी। ये मॉडरेटली स्टेबल होते हैं, ये टाइम के संग फेड हो सकते हैं अगर इनका जो इन्फ्लुएंसर है वो भी चेंज हो जाए, राइट। अगर इन्फ्लुएंसर कल को टॉपिक से हट के अलग कोई बात करने लगेगा तो ये भी वैसी बात करने लगेंगे। देन इंटरनलाइजेशन, ये डीपेस्ट होता है, मोस्ट लास्टिंग फॉर्म होती है। इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो किसी भी एटीट्यूड को इसलिए अडॉप्ट कर लेता है क्योंकि वो उनके पर्सनल वैल्यू, बिलीफ, कन्विक्शन से अलाइन करते हैं, राइट। अ पर्सन हु लर्न्स अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड अडॉप्ट सस्टेनेबल हैबिट्स बिकॉज दे जेन्युइनली बिलीव इट इज एथिकली राइट। इस तरह की चीज़ों में जिसमें वो डीपेस्ट कनेक्शन फील करते हैं, वहाँ पे वो एटीट्यूड चेंज हो जाता है। परसुएशन बेस्ड चेंज में क्या होता है? Attitude may change through persuasive communication, particularly when the message is logical, emotionally appealing and comes from a credible source. जब किसी रिलायबल सोर्स से कोई चीज़ निकल कर आती है और उस मैसेज को देने वाला जो मैसेज के पीछे एक हिडन एजेंडा है वो लॉजिकल है, इमोशंस भी उसमें एम्बेडेड हैं, तो ऐसे में परसुएशन बेस्ड चेंज कहलाता है। ओके, कॉग्निटिव डिसोनेंस रिडक्शन। कॉग्निटिव डिसोनेंस रिडक्शन एक थ्योरी है, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। When people hold two conflicting attitude or an attitude that conflicts with behavior, तो ये डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। तब वो जो पर्सन है ना, वो अपनी कही हुई बात पर कभी एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब मैंने शायद एग्जाम्पल भी दिया था कि एक पर्सन कह रहा है कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, बुरी बात है, लेकिन वो स्मोकिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से ये नहीं मानता है, तभी तो वो कर रहा है। अगर वो ये मान ही लेगा तो वो करेगा ही क्यों? तो दे आर जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग, पर उन्हें करना नहीं है वैसा। तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस रिडक्शन होता है। तो एटीट्यूड चेंज हमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही फैक्टर्स के साथ में नज़र आता है। पर कौन से वो मेन फैक्टर हैं जो एटीट्यूड चेंज लाने में अपना रोल प्ले करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और इसको समझते हैं। एटीट्यूड चेंज डज नॉट हैपन इन आइसोलेशन। इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे जो हमारे ही आसपास एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि एटीट्यूड हम अपना थोड़ी बदल रहे हैं, आज कुछ कर लिया कल कुछ कर लिया, ऐसा थोड़ी होता है, अपने आप में थोड़ी होता है। इसमें लोगों का से जुड़ना हमारा ज़रूरी है, ग्रुप में हमारा कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। तो अब बात आती है कि सबसे पहली बात होती है सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको ऐसे ही याद रखिएगा, सोर्स मतलब एटीट्यूड को बदलने की बात कौन कर रहा है। अगर कोई ऐसा पर्सन आपसे कोई, जैसे होता है ना, हम किसी का कोट पढ़ते हैं, या मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देती हूँ, कुछ मज़ा आएगा आपको सुन के। एक बार ऐसा हुआ, बल्कि बहुत लोगों ने ऐसा किया भी होगा, कि एक शेर सुनाया और बोला कि ये शेर जो है वो इस बहुत बड़े शायर का शेर है। तो लोगों ने कहा हाँ हाँ वाकई कितना बढ़िया शेर है, मज़ा आ गया। मैंने भी ऐसे ट्राई किया था जस्ट फॉर फन, तो वो मैं आपको एग्जाम्पल में रिलेट करके बता रही हूँ। तो क्या बात है, बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर है, सबने ऐसा कहा। देन आई सेड, और द पर्सन में भी, अगर किसी ने ट्राई किया है तो, अरे नहीं नहीं मजाक करी थी, ये तो मेरा शेर है। तो उनका तुरंत माइंड चेंज हो गया, क्योंकि उनकी नज़र में मैं बड़ी शायर नहीं हूँ, लेकिन कोई दूसरा पर्सन जिनका मैं नाम ले रही हूँ पूरे ऑनर के साथ में, वो एक बहुत बड़े शायर हैं। तो लोगों का, आप समझ रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है कि लोगों का परसेप्शन उस शेर के टुवर्ड्स कैसे बना और चेंज हुआ। जब उन्हें लगा कि किसी बड़े आदमी ने, मतलब कोई नॉन फेमस पर्सन ने करा है, तो उन्हें वो चीज़ इंपॉर्टेंट लगी, बड़ी लगी। पर जब उन्हें किसी आम आदमी के मुंह से सुना तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, मतलब उतना अच्छा नहीं लगा, उनका रिएक्शन वैसा हो गया। और भले वो कह अब नहीं रहे हैं हमसे ऐसा, मगर कहीं ना कहीं माइंड बदल गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पर्सन, जिस पर्सन से हमारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, जो कह रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, कितना अट्रैक्टिव है, उसको लोग लाइक कितना करते हैं। जिससे अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको मान लीजिए हमारी कंट्री में मैक्सिमम लोग डिसलाइक करते हैं, ओके, तो वो कोई बात कहेगा, कोई मैसेज कहेगा, तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन जस्ट इसके ऑपोजिट देखें, अगर कोई पर्सन है जिससे पूरी कंट्री बहुत पसंद करती है, तो वो अगर कोई बात कहेगा तो उसको लोग पसंद करेंगे, बात मानेंगे। तो एटीट्यूड के चेंज होने में ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि खुद कहने वाले का मतलब समझ रहे हैं ना, एटीट्यूड को चेंज करने में एफर्ट डालने वाला पर्सन, जिसके थ्रू वो मैसेज आ रहा है। सोर्स किसी ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, और मैसेज का मतलब होगा कंटेंट। ओके, मतलब एक ह्यूमन बीइंग है और एक कंटेंट है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हम पढ़ेंगे।
तो सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं, आप खुद ही सोचिए। पर्सन कितना क्रेडिबल है, अट्रैक्टिव कितना है। कई बार अट्रैक्टिव लोगों की बातों से भी फर्क पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा किसी भी प्रोडक्ट, जो कि कॉस्मेटिक्स हो गए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, आपने कभी भी देखा है कि इसमें कॉम्प्लेक्शन लेकर या फिर नॉर्मल किसी पर्सन को लिया जाता है, नॉर्मल किसी गर्ल को लिया जाता है, मतलब ब्यूटी के पैरामीटर्स के पीक पे चले जाते हैं लोग, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कॉस्मेटिक्स जो है वो ब्यूटी को इंक्रीज करने के चीज़ें हैं, तो उसमें हम एक ब्यूटीफुल पर्सन को ही दिखाएं। वो माइंड आपका वैसा बनाना चाहते हैं, एटीट्यूड चेंज करना चाहते हैं, तो इसीलिए अट्रैक्टिवनेस को यूज़ करते हैं। अट्रैक्टिवनेस के और भी अलग तरीके से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। सिमिलैरिटी का मतलब हो गया कि जैसे आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो जिस स्टेट में जाते हैं, उस स्टेट का जब भाषण देते हैं, मतलब उस स्टेट में जब भाषण देते हैं, तो या तो वहाँ की पगड़ी पहन ली, या वहाँ के हिसाब से अगर राजस्थान चले गए तो उस लैंग्वेज में ग्रीट किया, उत्तराखंड चले गए तो वहाँ की लैंग्वेज में बोलने लगे। क्यों करते हैं? रिलेट करने के लिए, कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। तो जब लोग सिमिलर फील करते हैं, फेमिलियर फील करते हैं उस पर्सन के साथ में, ये तो हमारी जगह की भी जानता है, तो क्या होगा, पर्सन आपकी बात को सुनेगा। अब जैसे आप एक गांव में चले जाइए और इंग्लिश में बात करने लगिए, जहाँ के लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात करते हैं, तो वो आपको उतना सीरियसली नहीं लेंगे, वो आपसे जुड़ नहीं पाएंगे। तो कुल मिला के काफ़ी एग्जाम्पल हो गए। सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स, अब बात यह है कि एक शेर आपने सुना होगा ना कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। पता नहीं कहाँ से मेरे माइंड में ट्रिगर हुआ ये। तो ये वाली बात है कि बात को कैसे कहा जा रहा है, उस बात में क्या क्या डाला जा रहा है। बात तो सब कह लेते हैं, पर किसी किसी की बात इतनी अच्छी समझ में आती है क्योंकि उनकी बातों में या तो लॉजिक होता है, या इमोशन होता है, क्लैरिटी होती है, एकदम जो बोला है वही समझ में आ रहा होता है, या उसके पीछे कुछ हिडन है वो भी समझ में आ रहा होता है। तो मैसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी बात जो हम कह रहे हैं उस बात में कितना दम है बेसिकली, राइट, वो भी एटीट्यूड चेंज करने में फ़र्क डालेगी। आपने एक बहुत खूबसूरत सी लड़की को ले आए, बहुत खूबसूरत सा, मतलब मैं अट्रैक्टिवनेस की बात कर रही हूँ, मेरा खूबसूरती को लेकर ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है, और वो पर्सन जो है अपनी बात को सही से कन्वे नहीं कर पा रहा है। और होता भी ऐसा, कोई कभी कभी ऐसा होता है, कोई पर्सन हमें आउटर फीचर की वजह से बहुत पसंद आ जाता है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उसके बाद रियलाइज़ होता है क्यों बोल रहे हैं, शांति रहें। तो वही वाली बात है कि मैसेज की खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, कितनी बात में कितनी क्लैरिटी है, कुछ इमोशनल अपील भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी बात को कहने के लिए, अपने एटीट्यूड को चेंज करने के लिए हम इमोशन डालते हैं, कनेक्टिविटी बिल्ड करने के लिए, क्योंकि जब लॉजिक से काम नहीं चलता तो इमोशन से चल जाता है। टू साइडेड मैसेज, एक्नॉलेजिंग ऑपोजिंग व्यू पॉइंट्स, किसी दूसरे का उसमें जैसे स्टेटमेंट ऐसे बोला जाता है कि हम मान रहे हैं, कि हम समझ रहे हैं कि आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही होगी अभी, लेकिन आप इसको एक बार ट्राई तो करके देखिए। वो मार्केटिंग वाले एग्जाम्पल बहुत याद आ रहे हैं मुझे। आप कोशिश तो करके देखिए, मुझे पता है अभी आपको ये डिफिकल्ट लगेगा शुरू में जब आप ट्राई करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे ना, आपको इससे अच्छा आपको लगेगा कि मैंने आपको कितना अच्छा प्रोडक्ट दे दिया। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, मतलब मैं उतनी अच्छी मार्केटिंग नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरीके से कि दूसरे के व्यू पॉइंट को खुद ही वहाँ ला के रख दिया जो वो अंदर से फील नहीं कह पा रहे हैं आपसे, राइट। आई एम सो सॉरी। रिपीटेशन, मैं पढ़ाते पढ़ाते एक्साइटेड हो जाती हूँ ना एग्जाम्पल देते देते, तो फिर रिपीटेशन, रिपीटेड एक्सपोजर, यानी कोई बात अगर मल्टीपल टाइम्स कही जा रही है तो वो रिपीटेड एक्सपोजर कहलाता है। ओके, अब है ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक। अब हम किस तरह की ऑडियंस से कैसी बात कर रहे हैं। आप एक इंटेलिजेंट ग्रुप ऑफ पीपल से बात करिए, आपको लगेगा कि हाँ मैंने अपनी बात 4 समझदार लोगों के बीच करी। और अब देखिए, ये होता है, लोगों का इंटेलिजेंस का लेवल होता है समझने का, ये आप काफ़ी हद तक भाप जाते हैं जब आप बात करते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि हम किसको क्या समझा रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी फ़र्क पड़ता है आपकी बात कितनी रिसीव हुई है, रिसीवर कैसा है आपका। सेल्फ एस्टीम, जो मॉडरेट सेल्फ एस्टीम वाले होते हैं वो मैसेजेस को ग्रैस्प कर लेते हैं। इन्वॉल्वमेंट, अगर पर्सनल कनेक्शन उसमें डाल दिया जाए, यानी ऑडियंस से जुड़ने वाली बात जो मैं अभी कह रही थी ना, सिमिलैरिटी में मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया था, वो बात यहाँ भी जुड़ेगी। अब बात है सिचुएशनल फैक्टर की। सिचुएशनल फैक्टर क्या होते हैं? सोशल प्रेशर, टाइम प्रेशर, मूड एंड डिस्ट्रैक्शन, ये भी एटीट्यूड को चेंज करने में अपना रोल प्ले करते हैं। कोई प्रेशर होता है, सिचुएशनल फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं इसके अलावा भी, जैसे पॉजिटिव मूड है तो वो मैसेज को रिसीव करने में ज़्यादा लोगों के अंदर इंटरेस्ट लाएगा। किसी का मूड खराब है, अब उससे कुछ ऐसी बात करिए वो सुनना ही नहीं चाहेगा। टाइम प्रेशर, कोई डिसीजन अंडर प्रेशर में लीड टू चेंज, जैसे किसी इंसान को बहुत जल्दी है, तो आपने देखा होगा कई बार मार्केटिंग में ऐसा होता है, जल्दबाजी में उससे गलत फैसले करवा लिए जाते हैं क्योंकि उनको अपना फ़ायदा देखना है, राइट। गलत फैसले मतलब दूसरे की तरफ के गलत फैसले होते हैं वो,
तो इस तरीके के सिचुएशनल फैक्टर्स को देखते हुए भी कई बार जो है वो बदल दिया जाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, व्हेन पीपल एक्सपीरियंस इनकंसिस्टेंसी बिटवीन देयर एटीट्यूड एंड बिहेवियर दे फील साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट, इसको हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। यानी कि जब उनके बिहेवियर और एक्शन साथ में अलाइन नहीं करते तो इससे भी एटीट्यूड चेंज में फ़र्क आता है। यानी वो सोच कुछ रहे हैं और वो कर कुछ रहे हैं, तो उन्हें किसी बाहर की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही कन्फ्यूज है बेसिकली। ओके, तो कुल मिला के एटीट्यूड चेंज एक मल्टी डिटरमाइंड प्रोसेस है जिसमें हम एटीट्यूड को चेंज करने का बेसिकली प्रोसेस करते हैं। आएंगे हीदर्स बैलेंस थ्योरी पर, मुझे चाहिए क्विक ब्रेक क्योंकि जस्ट लिटिल इशू। ओके, आई विल बी बैक इन अ मिनट, तो तब तक आप हीदर्स बैलेंस थ्योरी को क्विकली रीड करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हीदर्स बैलेंस थ्योरी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है। अभी हमने कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात की थी, तो वो चीज़ आप समझ चुके हैं ना। अब उसी का एक बड़ा फॉर्म है, मतलब कॉग्निटिव डिसोनेंस जब हम समझ रहे थे तो हमने दो डायरेक्शन में बात की थी कि थॉट इधर जा रहा है, बिहेवियर इस तरफ जा रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर जो हीदर्स की बैलेंस थ्योरी है वो दो की जगह पर तीन चीज़ों को इंक्लूड कर लेती है। अब यहाँ पर तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ कोई ऑब्जेक्ट है और जो दो हैं वो पर्सन है, मतलब दो लोगों का किसी एक चीज़ के टुवर्ड्स जो एटीट्यूड होता है वो हम बैलेंस थ्योरी में देखेंगे। कॉग्निटिव डिसोनेंस में हमने एक ही पर्सन को दो थॉट रखते हुए देखा था। बैलेंस थ्योरी में हम तीन चीज़ों को लेके चलेंगे। तो बेसिकली ये जो थ्योरी है वो तीन चीज़ों को यहाँ पे समराइज करती है। हीदर्स बैलेंस थ्योरी जो कि फ्रिट्ज हीदर ने दी थी इज अ पार्ट ऑफ कंसिस्टेंसी थ्योरीज इन सोशल साइकोलॉजी, जो कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटीट्यूड की बात करती है कि कैसे लोगों के एटीट्यूड किसी भी चीज़ के टुवर्ड्स होते हैं तो बैलेंस में होते हैं, नहीं होते हैं। सेंट्रल आइडिया क्या है कि बैलेंस और हार्मनी बनी रहनी चाहिए रिलेशनशिप और बिलीफ में। जब इम्बैलेंस होता है तो साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे तीन दोस्त हैं, तीन अभी तो दोस्त हैं, राइट? तीसरे को दोस्त मान लीजिए, चाहे ह्यूमन मान लीजिए या फिर कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट ही ले लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। तो जब दोनों लोग उस ऑब्जेक्ट को या उस चीज़ के टुवर्ड्स सेम लाइकिंग रखेंगे तो एक हार्मनी रहेगी उन दोनों के रिलेशनशिप में। इसके लिए चाहे तो आप कोई भी रिलेशनशिप ले लीजिए, रिलेशनशिप में भी यही होता है। अगर दो लोगों के थॉट एक जैसे नहीं होते हैं, मतलब किसी एक चीज़ को लेकर उनका सेम एटीट्यूड नहीं होता, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। वही चीज़ हमें हीदर्स की बैलेंस थ्योरी बताती है कि अगर दो लोग सिमिलर एटीट्यूड रखेंगे तो उनके बीच में हार्मनी बनी रहेगी। पर दो लोग डेफिनेटली किसी तीसरी ही चीज़ के टुवर्ड्स तो एटीट्यूड रखेंगे, तो इसीलिए तीन चीज़ों को यहाँ पे रख लिया जाता है साथ में। तो हीदर्स की थ्योरी में हम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें देखिए, ये है POX ट्राइंगल भी कहा जाता है इसको। द पर्सन, पहला क्या है? पर्सन है, इंडिविजुअल है, दूसरा भी कोई इंडिविजुअल है, अब तीसरा कुछ भी हो सकता है, पर्सन, आइडिया, ऑब्जेक्ट, कुछ भी। ओके, अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे इनके बीच में कॉन्सोनेंस और डिसोनेंस बनता है। एग्जाम्पल के लिए हमने दो लोग स्मोकिंग के टुवर्ड्स उनका एटीट्यूड लिया है। यहाँ पे बैलेंस थ्योरी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई इम्बैलेंस जो स्टेट होती है वो साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है और बैलेंस बनाए रखने के लिए एटीट्यूड को बदलना ज़रूरी है। बैलेंस दो केस में होगा, इम्बैलेंस दो केसेस में होगा। बैलेंस के दो केस क्या हैं? पहला है व्हेन ऑल थ्री साइड्स आर पॉजिटिव। कैसे? पिक्चर से ज़्यादा समझ में आएगा। ये रही आपके सामने एक पिक्चर कि सुरेश और विशाल दो क्लोज फ्रेंड हैं और दोनों ही स्मोकिंग को एंजॉय करते हैं। ओके, सुरेश का जो स्मोकिंग के टुवर्ड्स है वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। ओके, और यहाँ पे विशाल का जो स्मोकिंग के टुवर्ड्स है वो पॉजिटिव है, और इन दोनों का भी आपस में अच्छा रिलेशनशिप है। तो कुल मिला के हार्मनी बनेगी। होता है ना, दोनों दोस्त जो है वो स्मोकिंग के लिए मिल रहे हैं शाम को, तो वैसी वाली बात हो गई कि दोनों दोस्तों का स्मोकिंग के टुवर्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपस में भी है, तो इनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखेगा। उसके बाद दूसरा केस कब होगा? जब दोनों साइड नेगेटिव होंगी, वन साइड पॉजिटिव होगी। मतलब अभी जो दोनों का स्मोकिंग के टुवर्ड्स है, दोनों ही स्मोक को डिसलाइक करते हैं, दोनों ही किसी एक चीज़ को डिसलाइक करते हैं, मगर आपस में पॉजिटिव है, तो भी हार्मनी बनी रहेगी क्योंकि दोनों का व्यू पॉइंट तो अभी भी सेम है। तो सुरेश स्मोकिंग के टुवर्ड्स नेगेटिव, विशाल भी नेगेटिव है, और आपस में वो पॉजिटिव हैं। देखिए ये रिलेशनशिप है, तो इसमें क्या होगा? बैलेंस बना रहेगा। ये बैलेंस की कंडीशन है। ओके, बैलेंस की दूसरी कंडीशन है। अब आते हैं इम्बैलेंस की दो कंडीशंस पर। अब आपको बड़ा आसान है ये याद रखना कि दोनों का आपस में तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन जो तीसरा ऑब्जेक्ट है उसके टुवर्ड सेम है। मतलब यहाँ पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव। ये बैलेंस के हैं, बहुत सिंपल है याद रखना। जब ये याद रहे तो इम्बैलेंस तो आसानी से याद हो ही जाएगा। इम्बैलेंस की स्टेट कब होगी? जब तीनों नेगेटिव है, किसी को कोई पसंद नहीं करता है ना, ये इसको पसंद नहीं करता, ये इसको पसंद नहीं करता, और आपस में भी इनकी कोई खास दोस्ती नहीं है। ऐसे में
इम्बैलेंस होगा। मतलब इम्बैलेंस का मतलब हो गया कि कुछ भी पॉजिटिव नहीं है उनके बीच में ओवरऑल। अब है दो साइड पॉजिटिव हैं लेकिन वन साइड नेगेटिव है। आपस में दोस्ती अच्छी है, राइट, लेकिन यहाँ पे व्यू नहीं मैच कर रहे। जो चीज़ इनको नेगेटिव लग रही है, नेगेटिव लग रही है, वो इनको पॉजिटिव लग रही है। तो दोनों का यहाँ पे व्यू पॉइंट मैच ना करने की वजह से एक एटीट्यूड का डिसबैलेंस हमें देखने को मिलेगा। ये कुछ भी और नई बात नहीं है इधर की बैलेंस थ्योरी में। तो यहाँ पर कुल मिला के ये कहते हैं कि हमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, ग्रुप डायनामिक्स मेंटेन करने के लिए, सोशल इन्फ्लुएंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, एटीट्यूड को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है समझना कि यहाँ पर लोगों का आपस में क्यों जो है वो एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि किसी तीसरी चीज़ के टुवर्ड्स उनका पॉइंट ऑफ व्यू सेम नहीं है। अक्सर लोग जो झगड़ा करते हैं उसमें कोई तीसरा तो मुद्दा होता ही है ना, बस वही इधर की बैलेंस थ्योरी को समझने के लिए इनफ है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, स्टीरियोटाइप्स का कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टीरियोटाइप पर एक क्वेश्चन आता है तो इसको भी समझ लीजिए। स्टीरियोटाइप वैसे अपने आप में कुछ ऐसी खास बात है नहीं, जनरलाइज्ड और ओवर सिंप्लीफाइड बिलीव्स होते हैं, अजम्पशंस होते हैं जो लोग किसी ग्रुप के बारे में रखते हैं। ये कॉग्निटिव शॉर्टकट होते हैं कि हम ऐसा मान लेते हैं, थॉट बना लेते हैं, राइट, तो वो स्टीरियोटाइप्स कहलाते हैं। फ्रीक्वेंटली इनएक्यूरेट होते हैं, इनमें बायसनेस बहुत होती है। स्टीरियोटाइप जो होते हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल कैसे भी हो सकते हैं, बट ओवरऑल वो एक नेगेटिव सेंस देते हैं, क्योंकि वो हमेशा उनकी वजह से हम प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन को होते हुए देखते हैं। प्रेजुडिस डिस्क्रिमिनेशन आगे पढ़ेंगे। तो स्टीरियोटाइप क्या है? कॉग्निटिव शॉर्टकट है यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स सोशल वर्ल्ड। इट अलाउज पीपल टू मेक क्विक जजमेंट एंड डिसीजन ऑफ्टन विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस। मान लेते हैं, पहले से कोई प्री थॉट होता है, उसको बना लेते हैं अपने मन में, वही स्टीरियोटाइप्स की डेफिनेशन है। स्टीरियोटाइप्स बहुत सारे बेसिस पर होते हैं। स्टीरियोटाइप्स होने का मतलब क्या होता है? किसी जेंडर, रेस, रिलीजन, एज, ऑक्यूपेशन, नेशनैलिटी, ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है ऐसा है, इस पर्टिकुलर एज में ऐसा होता है, या फिर इस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में ऐसा है, तो इस तरीके के थॉट्स जो होते हैं वो रखते हैं। स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? मेंटल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। वो ये दिखाते हैं कि कैसे हम किसी भी चीज़ के बारे में थॉट डेवलप कर रहे हैं, उसको परसीव कर रहे हैं। स्टीरियोटाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स से और अच्छे से समझ में आएगा कि स्टीरियोटाइप्स होते क्या हैं। इनकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये जनरलाइज्ड बिलीफ होते हैं। मतलब हमने जो हमारा थॉट है ना, उसको हम जनरलाइज कर देंगे। अब किसी एक के बारे में सोच रहे हैं तो पूरी कम्युनिटी को वैसा बता देंगे। ये सबसे पहली पहचान होती है स्टीरियोटाइप्स की। ये कॉग्निटिव होते हैं नेचर में, मतलब ये दिमाग में चलते हैं। ये आपको ऐसे नज़र नहीं आएंगे, दिमाग में चलने वाली चीज़ें होती हैं। स्कीमाज और मेंटल शॉर्टकट होते हैं जो लोग आपको ज़्यादातर इंटरेक्शन में बोलते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं कि स्टीरियोटाइप्स में आपको कुछ करते हुए नजर आएंगे, स्टीरियोटाइप्स में वो किसी बातचीत करते हुए नजर आएंगे, तो थॉट्स की फॉर्म में नजर आते हैं। सोशल लर्निंग के थ्रू एक्वायर होते हैं, जैसा आपने फैमिली में देखा, कल्चर में सीखा, लोगों के बीच रह के जाना, वो होते हैं। ज़्यादातर इनएक्यूरेट ही होते हैं, ओवरस्टेटेड होते हैं। ऐसा भी है, जैसे हमने भी कहा कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल हो सकते हैं। पॉजिटिव होंगे तो सही, मतलब पॉजिटिव में वो कुछ इतना बड़ा बना देंगे बात को, मगर वो एक सेंस आपको नॉर्मल नहीं देगा। तो ये वाली चीज़ हमें देखने को मिलती है। इमोशनली चार्ज होते हैं। स्टीरियोटाइप्स आर ऑफ्टन लिंक्ड विद प्रेजुडिस कैरिंग इमोशनल टोन सच एज फियर, डिस्डेन, एडमायरेशन। तो उसमें कुछ ना कुछ हमें इमोशंस नजर आएंगे। वंस फॉर्म्ड स्टीरियोटाइप्स आर रिजिड एंड सेल्फ परप्यूएटिंग इवन व्हेन फेस्ड विद कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस। लोग नहीं मानते। ऐसे ऐसे स्टीरियोटाइप्स हैं जिनको लोग मान लेते हैं बुरी तरीके से, और फिर उसको चेंज करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। ये हमारे बिहेवियर और परसेप्शन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। स्टीरियोटाइप शेप हाउ वी इंटरप्रेट अदर सेक्शन एंड कैन लीड टू बायस्ड जजमेंट। कई बार ऐसा करते हैं कि ये परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि किसी फीमेल के बारे में कोई थॉट बना देना, या वुमेन के बारे में थॉट बना देना, पूरी कम्युनिटी को लेके, मेल को लेके कोई थॉट बना देना, जेंडर को लेकर करना, एज को लेके करना। तो इस तरीके की चीज़ें होती है। जैसे ऑल वीमेन शुड टेक केयर ऑफ देयर हाउसेज, ऑल मेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फैमिली। तो ये कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं एग्जाम्पल के तौर पर। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वो देखने सुनने में आपको पॉजिटिव फील होंगे, है ना, एशियन आर गुड एट मैथ, पर वो एक जनरलाइजेशन ऐसा दे रहे हैं कि काइंड ऑफ प्रेशर जैसा क्रिएट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये स्टीरियोटाइप्स डेवलप और मेंटेन कैसे होते हैं? ये टॉपिक देखने में ऐसा लगता है कि बहुत इग्नोर कर दिया जाएगा, आपको लगेगा नहीं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, पर यकीन मानिए इतनी बार ये क्वेश्चन आया है, इतनी बार ये क्वेश्चन आया है कि मैंने स्पेसिफिकली इसको स्पेशलिस्ट में रखा है। दोनों टॉपिक अलग अलग पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट कैसे होता है स्टीरियोटाइप्स का, मतलब वो क्या चीज़ें होती हैं जिससे स्टीरियोटाइप्स बनते हैं, ऐसे थॉट बन जाते हैं, और फिर वो मेंटेन कैसे होते रहते हैं, मतलब वो थॉट खत्म क्यों नहीं होते, वो चलते कैसे रहते हैं, पास ऑन कैसे होते रहते हैं, ये आपको लिख कर आना है। तो सबसे पहले कैसे कैसे बनते हैं? सोशल लर्निंग से बनते हैं। हम जो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, भाई लोगों के पहले से डेवलप्ड हैं,
तो वो पास ऑन हम तक हो रहे हैं सोशल लर्निंग के थ्रू। कल्चरल ट्रांसमिशन में भी वही चीज़ है, लेकिन वो कल्चर बेस्ड ज़्यादा हो जाती है, यानी उन चीज़ों की रिलीजियसली प्रैक्टिस करना, उन्हें हिस्ट्री की फॉर्म में समझना कि इतिहास में ऐसा होता था तो ये हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो कल्चरल ट्रांसमिशन के थ्रू भी ये फॉर्म होते हैं। देन कैटेगराइजेशन, सोशल कैटेगराइजेशन थ्योरी ये कहती है कि इंडिविजुअल नेचुरली क्लासिफाई अदर्स इनटू ग्रुप्स और सिंप्लीफाई सोशल परसेप्शन। किसी बड़ी चीज़ को छोटा देखकर समझना आसान होता है, तो हम उसको ग्रुप में या ऐसी कम्युनिटी में बनाकर बात करते हैं, जिससे वो स्टीरियोटाइप की फॉर्म में धीरे धीरे बातें डेवलप हो जाती हैं। तो कैटेगराइजेशन के थ्रू भी हो जाते हैं, मतलब हम इन ग्रुप आउट ग्रुप वाली फीलिंग कर देते हैं। कभी कभी इल्यूजरी कोरिलेशन भी होता है। पीपल ऑफ्टन परसीव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल even when none exist. For example, if a person hear about a few crimes committed by immigrants, they may incorrectly believe immigrants are more prone to crime. अगर ऐसा कभी हो जाए तो वो इल्यूजन के चलते चलते इस तरीके के थॉट्स को डेवलप कर देते हैं और फिर वो पास ऑन होते जाते हैं। अब पास ऑन में कैसे होते हैं, मेंटेनेंस कैसे होता है इन स्टीरियोटाइप्स का, ये देखेंगे। मेंटेन होने का मतलब है वो चीज़ें मूवमेंट करती रहती हैं, चलती रहती हैं। कन्फर्मेशन बाइस, कन्फर्मेशन बाइस का मतलब होता है कि जब हम किसी थॉट पर कन्फर्मेशन दे देते हैं कि हाँ, वाइल इग्नोरिंग कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, नोटिसिंग अ लाउड फीमेल लीडर मे रीइंफोर्स द स्टीरियोटाइप दैट विमेन आर इमोशनल वाइल इग्नोरिंग काम एंड कंपोज्ड फीमेल लीडर। तो उसमें हम इस तरीके के कन्फर्मेशन दे देते हैं कि ऐसा ही होता है, ये कहलाता है कन्फर्मेशन बाइस। सब टाइपिंग, when someone encounters a person who does not fit the stereotype, they may create a subcategory. She is an exception, है ना, she is not like other women, she is an exception. तो उसमें हम एक जब सब टाइप बना देते हैं, सब टाइप भी जो हैं, तो उसमें एक्सेप्शन जो होते हैं वो स्टीरियोटाइप को फॉर्म करते हैं। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज, स्टीरियोटाइप कैन इन्फ्लुएंस बिहेवियर इन सच अ वे दैट दे एलिसिट कन्फर्मिंग बिहेवियर फ्रॉम अदर्स। अ टीचर हु एक्सपेक्ट्स बॉयज टू परफॉर्म बेटर इन मैथ्स मे गिव देम मोर अटेंशन। सेल्फ फुलफिलिंग मतलब अपने ही मन से ऐसी चीज़ों को मान लेना और फिर उन्हीं को वैलिडेट करते रहना। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्लास में टीचर कहते हैं बेटा नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम लोग इतना स्ट्रांग नहीं हो, तुम नहीं कर पाओगे, तो वो उन्हें कभी वो टास्क देंगे ही नहीं करने के लिए। अपने थॉट की वजह से, उस थॉट की वजह से, है ना, स्टीरियोटाइप की वजह से वो काम ही वैसा करते जाएंगे। तो सीखने वाली जनरेशन अगेन ऑब्जर्वेशन के थ्रू वही सीख रही है। मीडिया का भी बड़ा रोल होता है। स्टेरियोटिपिकल रोल्स दिखाते हैं कई बार, कुछ सीरियल्स ड्रामाज ऐसे होते हैं जिनमें वही दिखाते हैं, तो देखने वाले को लगता है कि ऐसा ही होता है, तो वो सीखते हैं। सीखना तो हर फॉर्म में चलता रहता है। सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल रीइंफोर्समेंट, स्टीरियोटाइप्स आर अपहेल्ड थ्रू लॉज, पॉलिसीज, वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस। अगर ये चीज़ रूटीन में है, रेगुलर सिस्टम में बनी हुई हैं, तो भी लोग उसको इतना सिंपली अडॉप्ट कर लेते हैं कि उनको लगता है ये तो है ही है, ऐसा ही होता है, ये वाली चीज़ आ जाती है। तो कुल मिला के स्टीरियोटाइप जो है वो सोशलाइजेशन, कॉग्निटिव शॉर्टकट्स के थ्रू डेवलप होते हैं और वो धीरे धीरे बायस्ड के थ्रू मेंटेन चलते हैं, उनको मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये हम करेंगे लास्ट क्लास में। और आज हमने काफ़ी टॉपिक कवर किए हैं इस क्लास में, मतलब 4-5 देखा जाए तो उनके पार्ट्स काफ़ी थे, पर ठीक है जैसे भी है, फिलहाल एक वीडियो में हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं। चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।